देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से शेयर बाजार की हर खबर लाइव CNBC आवाज न्यूज सेंटर से। शुक्रवार को भारतीय बाजारों में दिखी मामूली रिकवरी, लेकिन उसके बावजूद 8,000 के नीचे हुई हफ्ते की क्लोजिंग, यानी कि संकेत अभी भी मिले जुले हैं आज शुरुआत करने के लिए नए हफ्ते की, जहां ग्लोबल मार्केट्स कमजोर है, लोकल फैक्टर्स थोड़े से पॉजिटिव है। ऐसे में क्या होगी भारतीय बाजारों की चाल? क्या फिर से हम 8,000 के पार निकल पाएंगे और क्या हो आपकी रणनीति? इस पर होगा हमारा फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत घई। जी हां, हमने देखा पिछला हफ्ता अच्छा नहीं रहा। शुक्रवार के सेशन को छोड़ दीजिए तो आप देखेंगे 1.5% की गिरावट देखने को मिली पिछले पूरे हफ्ते में भारतीय बाजारों में, बल्कि दुनिया भर के बाजारों के लिए ये हफ्ता अच्छा नहीं था। और अगर आप देखें तो हरे निशान में भारतीय बाजार बंद जरूर हुए शुक्रवार को, और इसका श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग शेयरों को। जी हां, बैंक निफ्टी ने 1.5% का शानदार उछाल दिखाया शुक्रवार के सेशन में, और इसके दम पर हमने देखा तेजी बनी। ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग शेयरों ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन दिखाया। लेकिन देखिए, IT सेक्टर में कमजोरी देखने को मिली। पिछले हफ्ते 2% की गिरावट, और शुक्रवार को सारे के सारे IT शेयर दबाव के साथ जाकर बंद हुए। वीजा से रिलेटेड चिंताएं वापस से अमेरिका में उमड़ी हैं, और आप देखिए TCS, HCL टेक, विप्रो जैसे स्टॉक्स के लिए काफी कमजोरी भरा सेशन हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन रहा है। लेकिन दुनिया भर के बाजारों में अभी भी चिंताएं बरकरार हैं, और खास तौर पर ग्रीक को लेकर। चलिए आशीष के पास जानते हैं और समझते हैं कि क्या है वो चिंताएं। हाय आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए, ग्रीक की अनसर्टेनिटी अब भी सता रही है सबको? बिल्कुल, और कमजोर क्यूज के साथ ही इस हफ्ते की हम शुरुआत करने वाले हैं। ध्यान रखें, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हम देखा था अमेरिकन मार्केट्स में 3/4% तक का दबाव देखने को मिला आपकी स्क्रीन पर, और दो बड़ी वजह थी। एक तो जो हेमंत हाईलाइट कर रहे हैं, ग्रीस को लेकर कंसर्न्स हैं। थर्सडे को आपको याद होगा ग्रीस के साथ जो IMF की बातचीत चल रही थी, IMF ने वॉकआउट कर दिया था उस बातचीत से, कहा था कुछ कोर इश्यूज में सहमति नहीं बनी थी, और उसी का इंपैक्ट आप देख रहे हैं, जो अनसर्टेनिटी वहां पे चल रही है उसी का दबाव देखने को मिल रहा है। हालांकि फ्राइडे को खबरें आई ग्रीस की तरफ से कि वो एक रीनिगोशिएटेड प्रपोजल फिर से भेजना चाहते हैं, एक काउंटर प्रपोजल सबमिट करेंगे, और वो कॉन्फिडेंट है कि 18 जून यानी कि इस हफ्ते गुरुवार तक, गुरुवार इसीलिए क्योंकि वहां पे यूरो ग्रुप के तमाम वित्त मंत्रियों के बीच में बैठक होने वाली है, और ग्रीस कॉन्फिडेंट है कि गुरुवार तक ये सहमति बन सकती है। ये इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी, ध्यान रखें फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक नर्वसनेस थी, क्योंकि इस हफ्ते कल और परसों FOMC की बैठक होने वाली है। 2 दिनों की ये बैठक है, जिसमें वाइडली एंटिसिपेटेड है कि सितंबर में शायद फेड मूव करेगा और दरें बढ़ाता हुआ नजर आएगा। तो उससे पहले नर्वसनेस थी, और इन दोनों के चलते अमेरिकन मार्केट्स में कमजोरी के साथ कामकाज था। यूरोप की तरफ मूव करिए, और वहां पे तो इनफैक्ट 1 से 1.5% के आसपास के दबाव के साथ कामकाज हुआ। यूरोप में ध्यान रखिए, गुरुवार को जब IMF ने वॉकआउट करा था, तब तक आधे मार्केट्स क्लोज हो गए थे या कुछ बंद होने के कगार पे थे। एथेंस का इंडेक्स 8% उछल चुका था, इस उम्मीद में कि आज शाम तक यानी कि गुरुवार शाम तक डील पूरी हो जाएगी। लेकिन जब वो IMF वॉकआउट कर गया तो वो पूरा ट्रेंड रिवर्सल है। आपकी स्क्रीन पे ग्रीस के मार्केट, एथेंस इंडेक्स 6% के आसपास का दबाव थर्सडे के 8% की मजबूती के बाद देखने को मिला, और इनफैक्ट तमाम पेरिफेरी में जो मार्केट्स थे कमजोरी के साथ ही कामकाज कर रहे थे, और ग्रीस पूरी तरह से यहाँ पे डोमिनेट कर रहा था सेंटिमेंट्स को। एशियन मार्केट्स, क्योंकि हमने वीक ओवर द वीकेंड क्यूज पिकअप करे हैं, तो वीकेस्ट ट्रेंड के साथ ही तमाम एशियाई पैक कामकाज करता हुआ। लेकिन SGX 50 दर्शा रहा है कि फ्राइडे के जो क्लोजिंग लेवल्स थे उसी के आसपास शायद हम हल्की कमजोरी के साथ हफ्ते के पहले ट्रेडिंग सेशन में शुरुआत करेंगे। ऑलराइट, शुक्रिया आपका आशीष इस जानकारी के लिए। तो साफ तौर पर ग्रीक का आउटकम क्या निकल कर आता है उस पर सबकी नजर रहेगी, और FOMC की बैठक पर भी नजर होगी। अनिल, लेकिन अब ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो चाइना की जब तक बात नहीं हो, बात पूरी होती नहीं है। आप देखिए, इस महीने हमने देखा है 12% का तेजी वहां देखने को मिली, और भारतीय बाजार ने 5% की गिरावट दिखाई है। बिल्कुल, और साफ तौर पर चाइना के मार्केट की जो आउट परफॉर्मेंस है वही एक बड़ा रीजन है कि आप देख रहे हैं भारतीय बाजारों में फिर से फंड फ्लो शिफ्ट होते नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ज्यादातर इन्वेस्टर, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, प्राइस पैटर्न को कैच करने की कोशिश करते हैं, और जहां पर ज्यादा जल्दी ज्यादा बड़ा मुनाफा बन पाए वो बाजार उनके लिए ज्यादा आकर्षक होते हैं। वो अब भी चीन में बरकरार है। भले वहां की सरकार काफी कुछ कोशिश कर रही है कि बाजारों में जो यूफोरिया बनाए उसे थोड़ा ठंडा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद चाइना के मार्केट काफी मजबूत बने हुए। लेकिन इस वक्त तो भारतीय बाजारों के लिए चिंता की बात ग्रीस के संकट को लेकर है, जो कि अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसका सुलझना उतना आसान नहीं दिख रहा है जितना पहले हम सोच रहे थे, और वो भी आप देखिए न्यूज फ्लो दोनों ही तरफ आपको बड़े आते हुए दिख रहे हैं। एक दिन एथेंस का मार्केट आपको 8% ऊपर दिखता है, दूसरे दिन 6% नीचे दिखता है। तो मुझे लगता है अब भी ग्लोबल मार्केट्स काफी वॉलेटाइल रह सकते हैं इन खबरों के दम पर। हाँ, सेकंड हाफ में यूरोप की ओपनिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग और अहम होगी, और उम्मीद आप कर सकते हैं कि शुक्रवार की तेज गिरावट के
बाद हो सकता है वहां थोड़ी स्टेबिलिटी, थोड़ी पॉजिटिवनेस आती हुई दिखे, लेकिन वो तभी होगी जब ग्रीस का संकट थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ दिखे या सुलझने के आसार दिखे। तो मुझे लगता है अगले 1-2 ट्रेडिंग सेशन ग्लोबल मार्केट्स के लिहाज से भारतीय बाजारों के लिए थोड़े से चुनौती वाले हो सकते हैं, और न्यूज फ्लो के लिहाज से बाजारों को, ग्लोबल मार्केट्स को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है जिस तरह से अमेरिकी बाजारों का प्राइस पैटर्न है, एक करेक्शन के बाद जो कि न्यूज फ्लो की वजह से वहां पर आता है, उसके बाद वो बाजार फिर से नए हाइस की तरफ बढ़ते हुए दिखते हैं। तो वो करेक्शन कब खत्म होकर कब नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे वो एक समय का सवाल है, बट अदरवाइज अमेरिकी बाजारों में कमजोरी का संकेत नहीं है, लेकिन ग्रीस कुछ और वक्त तक भारतीय बाजारों के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। बिल्कुल, तो वीक का हैंगओवर भारतीय बाजारों पर भी जरूर देखने को मिलेगा, और एफआईआईज की सेलिंग का हैंगओवर तो अनिल बना हुआ है। आप देखिए 671 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में फिर से बिकवाली हुई है, और इस पूरी जून सीरीज में देखिए तो 3790 करोड़ रुपए की बिकवाली हो चुकी है। डीआईएस की खरीदारी जरूर हुई है उतनी 700 करोड़ रुपए के आसपास की, लेकिन अगर पूरे महीने को मिलाकर देखें तो मात्र 835 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी बिकवाली है, वो खरीदारी नहीं है अभी भी। बिल्कुल, और ये एक बड़ी दिक्कत की बात है कि एफआईआईज के डेटा पॉजिटिव होते नहीं दिख रहे हैं, लेकिन शुक्रवार को जो डेटा मुझे दिख रहे हैं वो वायदा कारोबार के ज्यादा खराब दिख रहे हैं, क्योंकि बुधवार और गुरुवार को 2 दिनों के डेटा जो वायदा कारोबार के थे वे बेहद मजबूत थे, और उसके दम पर आपने शुक्रवार को तेजी होते दिखे। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा संकेत मिल रहा है इन डेटा के दम पर कि एफआईआईज कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर चल रहे हैं और डे टू डे एक्टिविटीज पर ज्यादा भरोसा करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कैश मार्केट में उनकी बिकवाली का सिलसिला 400 से लेकर 600-700 करोड़ की रेंज में लगभग रोज का बना हुआ है। तो वो ट्रेंड बहुत साफ है कि 500 करोड़ ऑन एन एवरेज जहां पर एफआईआईज की तरफ से बिकवाली का आंकड़ा आपको देखने को मिलता है, लगभग उतना आप खरीदारी का आंकड़ा डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से आते हुए देख रहे हैं। किसी दिन एफआईआईज की बिकवाली ज्यादा हो जाए, किसी दिन डोमेस्टिक फंड्स की खरीदारी ज्यादा हो जाए, वो एक अलग बात है, बट अदरवाइज कमोबेश कैश मार्केट के आंकड़े एक दूसरे को मैच करते हुए दिख रहे हैं। और ऐसे में बाजार के डायरेक्शन के लिए ये जरूरी है कि फिर आप वायदा कारोबार के आंकड़ों को ज्यादा गौर से पढ़ें। 2 दिन अच्छे आंकड़े देखने के बाद शुक्रवार के सेशन के आंकड़े इतने बेहतर है नहीं। 120 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की जो खरीदारी एफआईआईज ने की है उसमें आप देखिए 2 तरह से आंकड़ों को पढ़ा जाए। पहला तो ये कि निफ्टी फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजिशन काफी कम होती हुई दिखी है, वहां पर भले ही शॉर्ट्स नए ना बने हो लेकिन लॉन्ग पोजीशंस कम होती हुई दिखी है। लेकिन बैंक निफ्टी एक जरूर है जहां पर अच्छी लॉन्ग्स बनते हुए दिखे, 1.25% बैंक निफ्टी ऊपर जाकर बंद हुआ है, एफआईआईज की तरफ से खरीदारी होती हुई दिखी है। अब आप ये मान सकते हैं कि हो सकता है एफआईआईज को यह अंदाजा था कि सीपीआई और आईआईपी के नंबर्स ज्यादा बेहतर होंगे, उम्मीद से बेहतर होंगे, और उस लिहाज से उन्होंने बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट पोजीशन कवर की और फ्रेश खरीदारी की है। तो बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ जरूर बेहतर है, लेकिन डेटा उतने बड़े हैं नहीं, और साथ ही स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखिए 2 दिनों तक अच्छी खरीदारी करने के बाद एफआईआईज की तरफ से छोटा ही सही लेकिन बिकवाली का आंकड़ा आता हुआ दिखा है। तो कमोबेश आप कह सकते हैं कि डेटा न्यूट्रल है, बहुत पॉजिटिव नहीं, बहुत नेगेटिव नहीं। लेकिन अनिल, जून की जो सीरीज है, छोटी सीरीज होती है, मोमेंटम अभी तक हमने देखा है बेस के फेवर में 8000 के नीचे जाकर क्लोजिंग हुई है हफ्ते की। 9 दिन बचे हैं अब एक्सपायरी के लिए। बताइए, शॉर्ट कवरिंग की अपेक्षा करनी चाहिए या आपको लगता है दबाव भरी सीरीज ही रहेगी? शॉर्ट कवरिंग की अपेक्षा आपको करनी चाहिए तब जब पहले निफ्टी 8000 के पार निकल के टिके। ये सबसे पहला ट्रिगर होगा शॉर्ट कवरिंग करने के लिए। जब तक 8000 के ऊपर पार निकल कर टिकता नजर ना आए या आपको क्लोज देता नजर ना आए, तब तक मुझे नहीं लगता कि मंदी करने वाले ट्रेडर्स जल्दबाजी में है शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है पिछले 2 हफ्तों का प्राइस पैटर्न ये बताता है कि किसी एक दिन एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आती भी है तो वो दूसरे दिन आप वापस बाजार को देखते हैं कि सारा का सारा गेंस चला जाता है और लोअर लेवल्स दिखते हैं। तो इसलिए फिर आप पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस करेंगे, और अगर जो मजबूत शॉर्ट सेलर्स हैं जिन्होंने हायर लेवल की शॉर्ट बनाई, मुझे लगता है वो तो 8200 तक का इंतजार करेंगे, उससे पहले भी शॉर्ट कवर करने वाले नहीं है। तो पहला ट्रिगर तो 8000 के ऊपर का होगा। जहां तक वायदा कारोबार के दूसरे संकेतों का सवाल है, स्टॉक फ्यूचर्स में थोड़े से शॉर्ट्स बने हैं, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बैंक निफ्टी में डेफिनेटली एक अच्छी पोजीशंस बनती हुई दिखी है लॉन्ग साइड पर। 1,10,000 शेयर नए जुड़े हैं, एफआईआईज ने भी खरीदारी की है और ट्रेडर्स ने भी। तो ये एक पॉजिटिव संकेत वायदा कारोबार से लेना चाहें तो पहला ये है। दूसरा ये कि पुट कॉल रेशियो अभी भी ठीक है, कंफर्टेबल लेवल पर है 0.85, जहां पर आप कह सकते हैं कि बाजार कोई बहुत बढ़ नहीं गया, थोड़ा बहुत शॉर्ट साइड पर ही टिल्टेड है। तो इसका मतलब साफ है कि अब भी थोड़े शॉर्ट्स हैं बाजार में जो कभी मौका पड़े तो कवर हो सकते हैं और जो बाजार को लोअर लेवल पर सहारा दे सकते हैं। ये दूसरा पॉजिटिव है। लेकिन नेगेटिव साइड पर देखें तो इसमें कोई डाउट नहीं कि 8000 के नीचे की जिस तरह से क्लोजिंग दी तो डाउन साइड रिस्क खुलती हुई दिख रही है। अब 7800 7900 वो बड़ी रेंज है जिस पर वायदा कारोबार की नजर है, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में बना हुआ है दोनों ही लेवल पर 52 लाख और 47 लाख शेयरों का। तो जाहिर सी बात है कि यहां बड़ा इंटरेस्ट इस वक्त है, तो ये लेवल शायद होल्ड होते हुए नजर आए, और जैसे जैसे आप इन लेवल्स के नजदीक पहुंचेंगे आपको शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलता हुआ दिखेगा। ऊपर की तरफ पहले 8000 जिस हमने बात की कि 8000 के पार निकलकर टिकना मुश्किल
मुश्किल होगा। और अगर टिके और अगर इस हफ्ते आप 8,000 के ऊपर बाजार को क्लोज फिर से होते हुए देखें तो फिर हो सकता है आपको पुल बैक रैली में बाजार 8,200 की तरफ जाने की कोशिश करें, हालांकि उसमें अभी काफी वक्त नजर आता है। तो वायदा कारोबार के लिहाज से सबसे अहम लेवल आज के लिए जो निकल कर आता है वो 8,000 का ही है। 8,000 के ऊपर है तो तेजी है, नीचे है तो आप मानकर चलें वही ट्रेंड है जो पिछले 2 हफ्तों का है। बिल्कुल। चलिए, और आज बाजार के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है केन इंडिया और वेदांता का विलय। जी हां, दोनों कंपनियों के लिए ये मर्जर कितना फायदेमंद होगा। हमारे साथ होंगे वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल और केन इंडिया के सीईओ मयंक अश्वनी। इसके साथ ही बाजार में क्या हो आपकी रणनीति, कौन से सेक्टर्स आपको दे सकते हैं अच्छे रिटर्न्स और निवेश के मौके, बताएंगे हमें प्राइमरी का म्यूचुअल फंड के सीईओ बीपी सिंह 9:40 पर। तो एक अच्छी खासे करेक्शन के बाद हमें फिर कैसे अप्रोच करें, ज्यादातर लोग यही जानना चाहते हैं, क्योंकि इन लेवल्स पर शॉर्ट करने वाले भी थोड़ा इंतजार करना चाहेंगे और तेजी करने वालों को भी, जैसा कि हम बात कर रहे थे, 8,000 के ऊपर ही तेजी करने में कॉन्फिडेंट आएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मौका है, वहां पर खरीदारी करनी चाहिए, यही एक रणनीति सही है? कोई डाउट ही नहीं है हेमंत, मुझे लगता है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि डाउन साइड रिस्क है और डाउन साइड रिस्क 7,700 7,800 तक की हो सकती है। तो उस लिहाज से आप अपनी पोजीशनिंग करें, या तो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना शुरू करें या थोड़ा सा इंतजार कर ले और उसके बाद लगाएं। लेकिन जिन क्वालिटी स्टॉक्स में अच्छा करेक्शन हो चुका है वहां ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि इसी साल निफ्टी फिर से आपको नए हाइज बनाने वाला है तो फिर 200 पॉइंट के रिस्क के बारे में ज्यादा सोचकर आप 1200-1500 पॉइंट की अपसाइड को छोड़ें, वो समझदारी वाली बात नहीं होगी। तो ऐसे में मानकर चलें कि वर्स्ट केस सिनेरियो आपके लिए 7,500 है, लेकिन 7,700 7,800 एक बॉटम फॉर्मेशन का काम कर सकता है और उस लिहाज से अब से लेकर इस रेंज तक आपको धीरे धीरे खरीदारी के मौके बनते हैं। ये निवेशकों के लिए मौका हो सकता है। जहां तक ट्रेडर्स का सवाल है और आज का सवाल है, मुझे लगता है 7,875 से लेकर 7,900 ये 25 पॉइंट की रेंज बाजार के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकती है। और अगर एसजीएक्स निफ्टी और एशियाई बाजारों को देखकर हम कमजोर खुले 7,900 की तरफ पहले बढ़ते हुए नजर आए तो मुझे लगता है वहां पर शॉर्ट कवरिंग के मौके भी होंगे और फ्रेश खरीदारी के भी। लेकिन बाजार में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना इसलिए जरूरी है कि न्यूज फ्लो काफी हद तक आपको ग्लोबल मार्केट से नेगेटिव आता हुआ दिख रहा है, लेकिन आज के लिए काफी कुछ पॉजिटिव भी है आपके लिए। मॉनसून में जिस तरह से बेहतरीन प्रोग्रेस ऑल ओवर होती दिख रही है वो एक मूड सुधारने वाली बात है। और चूंकि हम घरेलू संकेतों पर ज्यादा ट्रेड कर रहे हैं, आईआईपी और सीपीआई के डेटा कंफर्ट देने वाले हैं। बैंक निफ्टी में जिस तरह की मजबूती बनती हुई दिखी है वो ट्रेडर्स को ये कंफर्ट दे सकती है कि बाजार में लोअर लेवल पर थोड़ा सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। अब ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी है, एफआईएस के फ्लो थोड़े नेगेटिव साइड पर है और 8,000 के नीचे की क्लोजिंग थोड़ी सी सेंटीमेंट खराब करने वाली है। तो मिले जुले संकेत हैं और उस लिहाज से आपको ट्रेडिंग पैटर्न भी मिला जुला दिखेगा दोनों ही तरफ। हो सकता है कमजोर शुरुआत होने के बाद आपको रिकवरी आती दिखे, थोड़ी खरीदारी आती दिखे, लेकिन असली एक्शन जो बाजार में शुरू होगा वो 8,000 के पार निकल के टिकने के बाद होगा और वहां से आपको शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखेगी जो बाजार को ऊपर की तरफ ले जा सकती है। तो तब तक 7,975 8,000 लोअर साइड पर और 8,000 अपर साइड पर इस 100-125 पॉइंट की रेंज को आपको ट्रेड करना होगा। चलिए, तो इस रेंज को ट्रेड करिए और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। और केन इंडिया वेदांता मर्जर पर दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट का क्या कहना है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। और एफआईआई ब्रोकरेज हाउसेस का मर्जर पर क्या राय निकल कर आ रही है, क्या करना चाहिए आपको इन दोनों शेयरों में, आज के लिए रणनीति बनाएंगे ब्रेक के उस पर। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। अब बात करते हैं वेदांता और केन इंडिया के महाविलय की। या केन इंडिया का वेदांता में मर्जर होगा। दोनों कंपनियों के बोर्ड बैठक में मर्जर को मंजूरी दे दी गई है। ये मर्जर 1 पर 1 शेयर के रेशियो में होगा। इसका मतलब है कि केन इंडिया के निवेशकों को मौजूदा 1 शेयर के बदले वेदांता का 1 शेयर मिलेगा। साथ ही केन इंडिया के निवेशकों को 10 रुपए के फेस वैल्यू का एक प्रेफरेंशियल शेयर भी दिया जाएगा। कंपनी ने साफ किया है कि मर्जर के बाद भी केन का ब्रांड बना रहेगा। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के मुताबिक इस मर्जर से एक विश्व स्तरीय नेचुरल रिसोर्स कंपनी बनने का उनका सपना पूरा हो रहा है। It has been my long-standing dream to create world-class Indian natural resources company with a global scale and recognition. I am extremely delighted to announce the board approval from both Keane India and the Vedanta Limited for the merger. This merger today marks a significant milestone towards
achieving our long-term vision of a simplified group structure. ओके, इंडिया का मानना है कि मर्जर से निवेशकों को फायदा होगा और ग्रोथ को रफ्तार बढ़ाने में मदद मिलेगी. It de-risks our exposure to single commodity. We continue to grow, and as the chart on the top right shows, that diversified companies earn much better returns than those companies that might be exposed to single commodity in oil and gas. So Cairn gets access to very stable cash flows, which support the investment cycle through investment for projects throughout the commodity life cycle. And the Vedanta assets are very, very good. Not only are they diversified, but we get access to a broad set of commodities which are low cost and have longer life assets. ऑलराइट, चलिए, तो केन के पास जो कैश है वो दरअसल वेदांता को मिल जाएगा और दरअसल केन वेदांता को अच्छे खासे कर्ज के नीचे दबी हुई है और उनको इस समय केन की जरूरत थी, इसलिए सब्सिडी से विलय करने का उन्होंने योजना बनाई है. अनिल, ये बताइए, आज किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं दोनों शेयर? मुझे लगता है वेदांता के लिए बेहद पॉजिटिव है ये, केन और केन के लिए नेगेटिव इसे समझना चाहिए. और उसकी वजह यह है कि केन शेयर होल्डर्स को भले आप एक प्रेफरेंस शेयर देकर थोड़ा सा रिवॉर्ड करने की कोशिश करें, लेकिन अल्टीमेटली केन इंडिया बड़ी कैश का हुआ है, अच्छा खासा कैश उनकी बैलेंस शीट पर है. और भले ही वेदांता का मैनेजमेंट ये कहे कि वो कैश वो इस्तेमाल नहीं करेंगे वेदांता के लिए, लेकिन आपको पता है कि एक बार जब मर्जर हो जाता है तो फिर ये आप डे टू डे बेसिस पर आप जाकर मैनेजमेंट से सवाल नहीं पूछेंगे कि इस कैश का इस्तेमाल कैसे और कब और किस तरह से किया जा रहा है. तो जाहिर सी बात है उस लिहाज से थोड़ा सा केन इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए. और दूसरी बात यह भी केन इंडिया के शेयर होल्डर्स के लिए इसलिए भी मैं नेगेटिव समझता हूं कि जिस प्राइस पर केन इंडिया का स्टॉक ट्रेड कर रहा है अपने लोएस्ट लेवल पर है और इस लेवल पर पूरी तरह से एक तरह से वैल्यू निकल चुकी है. हार्डली केन इंडिया के स्टॉक में कैश को छोड़कर कुछ और वैल्यूएशन दिए जा रहे हैं. तो जाहिर सी बात है कि केन इंडिया में यहां से डाउनसाइड रिस्क कम थी, अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा था. लेकिन चूंकि अब वेदांता के साथ मर्जर हो जाएगा तो आपको अपसाइड पोटेंशियल वेदांता के स्टॉक के परफॉर्मेंस के बेसिस पर काफी हद तक एडजस्ट होता हुआ नजर आएगा. तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि वेदांता का स्टॉक आज के सेशन में एक अच्छा रुझान दिखा सकता है. हो सकता है केन के स्टॉक में आपको किसी तरह का कोई बड़ा मूव ना आता दिखे, और अगर आए तो थोड़ा बहुत हो सकता है नेगेटिव आ जाए तो आ जाए. लेकिन हाँ, वैल्यूएशन के लिहाज से केन इंडिया के स्टॉक के लिए भी 193-194 के आसपास का वैल्यूएशन बनता है इस डील के रेशियो के बेसिस पर. तो हो सकता है वहां पर भी आपको बड़ी डाउन साइड रिस्क ना दिखे, और इस लिहाज से नहीं दिखे कि अब दोनों स्टॉक ट्रेड वैसे करेंगे जिस रेशियो में अब मर्जर है, और उस मर्जर के लिहाज से आपको इंटरेस्ट कॉस्ट का एडजस्टमेंट होकर दोनों स्टॉक एक डायरेक्शन में जाते हुए नजर आए एक पर्टिकुलर गैप बनने के बाद. तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अगर आपको इस वक्त केन और वेदांता में खरीदारी का मौका देखना ही है तो फिर वो वेदांता का स्टॉक हो सकता है जो ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को ज्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है. लेकिन हाँ, डील को लेकर काफी बड़े सवाल है जो हमेशा रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं कि कैश का इस्तेमाल किस तरह से होगा, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के लिए क्यों ये डील पॉजिटिव है, और अल्टीमेटली केन पीएलसी और साथ ही LIC, ये दो बड़े इंस्टीट्यूशन, दो बड़े शेयर होल्डर्स किस तरह से इस मर्जर पर अपनी हामी भरेंगे, ये कुछ एक सवाल है जो अभी भी जवाब मिलना बाकी है. बिल्कुल. अब तो एक कैश रिच केन का मर्जर हो रहा है एक बड़े डेट वाली वेदांता के साथ, तो आप समझ सकते हैं कि दरअसल वेदांता के लिए ये पॉजिटिव माना जाएगा. लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज क्या राय रख रहे हैं? नियति हमारे साथ है. नियति, बताइए ब्रोकरेज का क्या कहना है? ब्रोकरेजेस भी बिल्कुल वेदांता में ही आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं. हालांकि स्टॉक्स बहुत सस्ते वैल्यूएशंस पर भी ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए टारगेट प्राइस आपको बहुत ज्यादा लगते हुए नजर आएंगे. फॉर एग्जांपल मेंटेन कर रहा है यूबीएस अपना बाय का कॉल वेदांता पे. 210 रुपए तक के लक्ष्य यहाँ पर 14% का एक अपसाइड पोटेंशियल देख रहे हैं, मगर इनका मानना है कि केन का मर्जर एक इम्पैक्ट नेगेटिव होता हुआ नजर आएगा, और जो मर्जर रेशियो है वो एक्साइट नहीं करेंगे माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को, क्योंकि केन का कैश वैल्यूएशन अगर $2.7 बिलियन तक का करना है तो वो जो प्रेफरेंशियल शेयर दिया है वो सफिशिएंट इनफ नहीं है. ये रिस्क है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस प्रोसेस को डिले करते हुए नजर आए. केन इंडिया पर वेदांता पर आउट परफॉर्म की मेंटेन कर रहा है रेटिंग. क्रेडिट स्विस टारगेट प्राइस इन्होंने 270 से घटा के 253 तक का दे दिया है. ग्रुप सिंप्लीफिकेशन और वैल्यूएशन सपोर्ट को इम्प्रूव करते हुए नजर आएंगे. केन यूके और LIC अनलाइकली होगा कि इस मर्जर को अपोज करे, और इसीलिए ये अभी फिलहाल आपको
आपको निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, पर बार्कलेज ओवरवेट है केन इंडिया पर। टारगेट प्राइस 275 तक का यहाँ दे रहे हैं। सस्ते वैल्यूएशन की वजह से 52% एक अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे देख रहे हैं। डील डिसअपॉइंटिंग हो सकती है केन के माइनॉरिटी शेयर धारकों को, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्सपोजर इनका बैलेंस शीट के रिस्क पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। इनकी ऑयल एंड गैस स्पेस में अभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पिक है। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और 11 बजे केन इंडिया के सीईओ मयंक अशर के साथ देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। चलिए वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे और कौन से शेयर हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए। टॉप 10 शेयर ब्रेक के बाद। मार्केट काउंटडाउन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो गया टॉप 10 स्टॉक्स जानने का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज की पूरी रिसर्च टीम, वरुण दुबे, पूजा त्रिपाठी, सोनम मेहता और नियति भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वरुण से शुरुआत करते हैं। वरुण बताइए कहां पर नजर है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो टाटा स्टील का आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी अपनी जो यूरोप में पेंशन स्कीम को लेकर दिक्कतें चल रही है उसे लगातार कम करने की कोशिश कर रही है। और इसके लिए अब इस कंपनी ने दरअसल ब्रिटेन की एडवाइजरी, कॉन्सिलिएशन और आर्बिट्रेशन सर्विस को अप्रोच किया है, यानी कि ACAS को अप्रोच किया है, ताकि वो इमीडिएटली नेशनल ट्रेड यूनियन स्टील की जो कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है उसे अप्रोच करे और उसे कंपनी से बातचीत करने पे जल्द से जल्द राजी करे। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी अपनी जो पेंशन स्कीम को लेकर विवाद है उसे सुलझाना चाहती है और इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो ये काउंटर पे आपकी नजर होनी चाहिए। टाटा मोटर्स के काउंटर पर नजर रखेगा, जहां पर कंपनी ने अपने मई महीने के होलसेल बिक्री के आंकड़े घोषित किए हैं। जो ग्रुप का परफॉर्मेंस है उसमें टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस इस बार बेहतरीन दिखाई दे रहा है। जैगुआर का परफॉर्मेंस बेहतरीन दिखाई दे रहा है, लेकिन लैंड रोवर की तरफ से थोड़ा सा कमजोर प्रदर्शन। लैंड रोवर के ग्लोबल बिक्री के आंकड़ों में 2% की गिरावट आई है। जैगुआर के परफॉर्मेंस में 7% की बढ़ोतरी हुई है। वही जो पूरा JLR है परफॉर्मेंस, उसका मामूली सी गिरावट 1% की लगभग, जबकि पूरा ग्रुप का परफॉर्मेंस में यहाँ पर बिक्री में 2% की बढ़ोतरी हुई है। नेस्ले इंडिया आपके फोकस में होना चाहिए। आज नेस्ले इंडिया को अंतरिम राहत नहीं मिली है। फ्राइडे को इसकी हियरिंग थी और FSI और FDA को कार्रवाई करने की छूट दे दी है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आदेश से पहले हालांकि FSI और FDA को 72 घंटे का नोटिस देना होगा, और अगर आदेश नहीं मानते हैं तो FSI और FDA दोनों ही कार्रवाई करने की छूट है उनको। अगली सुनवाई 30 जून को होगी। टाटा पावर और रिलायंस इंफ्रा का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर दिल्ली में पावर टैरिफ में 6% की हाइक हुई, जो कि आज से लागू हो गया। और इसके अलावा टाटा पावर के भी जो एरियाज थे उनके पावर टैरिफ में 4% की बढ़त हुई है। यहाँ पे पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट के चलते ये हाइक हुआ है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली पावर मिनिस्टर का कहना है कि DERC के इस निर्णय को फिर से रिव्यू करेंगे, और उनका कहना है कि CAG रिपोर्ट के आने तक पावर टैरिफ के निर्णय पर अभी थोड़ा और विचार करना चाहिए। वही AB केमिकल्स और जयश्री केमिकल्स का काउंटर भी आज आपके रडार पे होना चाहिए, क्योंकि जयश्री केमिकल्स के पास ओडिशा में सरकार के 107 एकड़ की जमीन के राइट्स थे, और इन राइट्स को ये दरअसल आदित्य बिरला केमिकल्स को ट्रांसफर करना चाहती थी। काफी दिनों से ये मामला चल रहा था और इससे आखिरकार अब ओडिशा सरकार का अप्रूवल मिल गया है। तो ये दोनों ही काउंटर आपके रडार पे होने चाहिए। इसके अलावा आयशर मोटर का काउंटर भी आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर CALSC की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि कंपनी को 21,800 का टारगेट दिया है, यानी कि मौजूदा स्तर से यहाँ पर 25% का अपमूव देखने को मिल सकता है। यहाँ पर रिपोर्ट में कहना है कि कंपनी ने जो 2 नए रॉयल एनफील्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं वो अगले 2 सालों के लिए वहां से एक अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है, और अगले 5 सालों में जो 250 cc की मोटरसाइकिल है वहां पर 30% CAGR ग्रोथ देखने की उम्मीद है। कावेरी सीट यहाँ पर इस काउंटर में FIs का फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि RBI ने कंपनी की विदेशी निवेश सीमा को बढ़ाकर 49% कर दिया है। फिलहाल FI की होल्डिंग कंपनी में 22.26% की है, तो डेफिनेटली यहाँ पर FIs का फ्लो बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसके अलावा NTPC पे आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपनी सेंटर और स्टेट से कुछ जो स्ट्रेस पावर जनरेशन एसेट्स है उनमें JV करने की यह बातचीत कर रही है। दरअसल राजस्थान के राज्य विद्युत उत्पादन निगम, मध्य प्रदेश में सतपुरा थर्मल पावर प्लांट और वेस्ट बंगाल में रघुनाथपुर थर्मल पावर प्लांट, ये कुछ ऐसे स्ट्रेस एसेट्स है जिनमें NTPC JV करना चाहती है, इनमें खरीदारी करना चाहती है। स्टेट और सेंट्रल का इसमें हिस्सा जरूर होगा, लेकिन मेजॉरिटी हिस्सा इसमें अब भी आगे जाके NTPC का ही होगा। तो इस काउंटर पे आपकी खास नजर होनी चाहिए। सतलज टेक्सटाइल्स और चंबल फर्टिलाइजर्स के काउंटर पे भी आज नजर रखनी चाहिए। यहाँ पर सतलज टेक्सटाइल्स को चंबल फर्टिलाइजर्स की हिमाचल स्थित एक टेक्सटाइल मिल को एक्वायर करने के लिए CCI की मंजूरी मिल गई है, और ये डील करीब 233 करोड़ की हो सकती है।
और फाइनली इन्फोसिस और एसआर ऑयल के काउंटर पर नजर रखेगा। इन्फोसिस इसलिए क्योंकि आज जो 1:1 का बोनस इशू है, इसका एक्स डेट है, मतलब इसका बोनस एडजस्टमेंट आपको शेयर पर दिखाई देगा। तो इन्फोसिस का काउंटर डेफिनेटली आपके रडार पर बना रहेगा। साथ ही एसआर ऑयल का जो सर्किट लिमिट है वो बदला गया है, 20% से अब 10% कर दिया गया है। ऑलराइट, चलिए बस शुक्रिया आप सबका इस जानकारी के लिए। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जो आज आपके रडार पर जरूर होने चाहिए। वक्त है फिलहाल एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेडलाइंस लेकर आएंगे, बताएंगे कौन सी वो सुर्खियां हैं जो आज आप यहां पर आपको नजर होनी चाहिए। साथ ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज भी बनाएंगे। हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ेंगे और अविनाश गोरक्षकर भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्रीस की चिंता में अमेरिकी बाजारों में दबाव, डाउ जोन्स 150 पॉइंट फिसला, एशियाई बाजारों में गिरावट के साथ कारोबार, चीन जापान के बाजार $0.5% नीचे। कच्चे तेल में भारी गिरावट, लाइमेक्स क्रूड $60 के नीचे लुढ़का, ब्रेंट भी $64 के नीचे। प्रोडक्शन बढ़ने के अनुमान से कीमतों पर दबाव। केन इंडिया और वेदांता के मर्जर को मिली हरी झंडी, दोनों कंपनियों के बोर्ड ने दी विलय को मंजूरी, 1 पर 1 शेयर का स्वैप रेशो मंजूर। शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद आए आईआईपी और सीपीआई के आंकड़े। आईआईपी ग्रोथ दुगनी होकर 4% के पार निकली, लेकिन रिटेल महंगाई में 1% की बढ़ोतरी। आज 12 बजे आएंगे थोक महंगाई दर के आंकड़े। छोटे उद्योगों के लिए स्किल कर्मचारी मिलना होगा अब आसान, सरकार आज लॉन्च करेगी एमएसएमई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। पेंशन विवाद सुलझाने के लिए टाटा स्टील यूके ने की पहल, आर्बिट्रेशन के लिए निजी एजेंसी को हायर किया। और कमोडिटी वायदा कारोबार में बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने की कमोडिटी ब्रोकर्स के साथ अनौपचारिक बैठक, गिरते वॉल्यूम्स और गड़बड़ी से निपटने की रणनीति पर हुई चर्चा। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल जुड़ रहा है हमारे साथ आज के ट्रेडिंग सेशन की रणनीति बनाने के लिए, आपके लिए और तकनीकी राय देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं manasjaiswal.com के मानस जायसवाल, और फंडामेंटल राय हम लेंगे प्रेसिजन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के अविनाश गोरक्षकर से जो हमारे साथ हैं इस वक्त स्टूडियो में। पहले शुरुआत एक तकनीकी राय के साथ की जाए। मानस, जाहिर सी बात है कि वीकली क्लोजिंग 8000 के नीचे होती दिखी है, इस साल की शायद सबसे लोएस्ट वीकली क्लोजिंग। क्या संकेत अब भी कमजोरी के हैं और किन लेवल्स तक बाजार नीचे आ सकता है, कहां अहम सपोर्ट है, और दूसरी बात है कि किन लेवल्स के ऊपर निकले तो आप मूड बदलेंगे मंदी का और फिर तेजी की बात करेंगे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए, तेजी की बात तो मैं समझता हूं जब तक निफ्टी अब अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं करता है, उसके ऊपर नहीं जाता है, जो कि करीब करीब 8200 के आसपास है, तब तक तो बिल्कुल तेजी की बात नहीं करेंगे और तब तक तो कोई भी बाउंस बैक एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगा। जहां तक बात लोअर साइड की है, 8000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जिसको निफ्टी ने ब्रेक किया और वीकली बेसिस पे उसके नीचे क्लोजिंग देना काफी निगेटिव संकेत है। अगर हम इमीडिएट टर्म की बात करें और आने वाले 2 से 3 हफ्ते की बात करें तो मैं समझता हूं 7750 ये एक ऐसा स्तर होगा जहां तक निफ्टी फिसल सकता है। बट अगर हम थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें, 1 से 1.5 महीने का नजरिया रखें, तो मैं समझता हूं कि जो वीकली चार्ट पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट है 7500 का, वो निफ्टी अचीव कर सकता है। तो मेरे हिसाब से तो कोई भी बाउंस बैक एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर हम बात करें फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पे एक स्ट्रेटेजी बनाने की, तो वो स्ट्रेटेजी सेलिंग स्ट्रेटेजी रहेगी जहां पर आपके स्टॉप लॉसेस 8060 के ऊपर रहेंगे और टारगेट करीब करीब 7875 और 7850 के आसपास रहेंगे। ऑलराइट, चलिए तो ट्रेडर्स के लिए अभी भी थोड़ा उछाल में बिकवाली की रणनीति होगी, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए रणनीति क्या होगी ये जानते हैं अविनाश से। अविनाश बताइए, हम देख रहे हैं कि गिरावट में कई पॉकेट्स काफी सस्ती हो चुकी हैं, वैल्यूएशंस काफी नीचे आ चुके हैं सेक्टर्स के, स्टॉक्स के। क्या लंबी अवधि के लिए इस समय खरीदारी करनी शुरू कर देनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से हेमंत डेफिनेटली बाइंग लिस्ट तैयार रखनी चाहिए। हालांकि मार्केट्स में वोलेटिलिटी कंटिन्यूसली रहेगी और मुझे लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में जैसे ग्लोबल इवेंट्स है, एफओएमसी की मीटिंग है, क्लियरली मानसून का भी इम्पैक्ट हमको पता लगेगा। तो मेरे ख्याल से इमीडिएटली जल्दबाजी न करें, लेकिन क्लियरली एक 7-8 दिनों में मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद जल्दी ही 7800 का लेवल छू सकेंगे और यहां से आई थिंक क्लियरली जो वैल्यू बाइंग का पर्सपेक्टिव, अगर कोई पोर्टफोलियो बनाना चाहता है करीबन साल, 1.5 साल, 2 साल
के लिए, तो ये एक अच्छा मौका रहेगा क्योंकि करीबन अच्छे वैल्यूएशंस पे आपको क्वालिटी शेयर्स मिलेंगे। लेकिन क्लियरली टाइम होराइजन मेरे ख्याल से थोड़ा सा लंबा रखना चाहिए क्योंकि आने वाले 2 क्वार्टर्स अगर हम कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें हेमंत, तो लगातार थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। सेकंड हाफ ऑफ FY16 से ही ऐसा लग रहा है कि मैक्रो नंबर्स और क्लियरली अगर मानसून ठीक ठाक रहता है तो अर्निंग्स में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये राय आती हुई इस वक्त इन सारे शेयरों पर। लेकिन क्या कैपिटल गुड शेयरों में खरीदारी का मौका है अविनाश? जिस तरह के दमदार आंकड़े IIP के आए हैं शुक्रवार देर शाम और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ जिस तरह से बेहतरीन होकर आई है वो काफी उत्साह बढ़ाने वाली है और अब पहली बार आंकड़े काफी भरोसेमंद लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ ट्रैक पर आती हुई दिख रही है। कैपिटल गुड शेयरों में खासतौर से L&T भेल ने नतीजे उतने बुरे नहीं दिए थे, बाजार के एक्सपेक्टेशन से बेहतर आए थे और अब कई सारे ब्रोकरेज हाउस L&T पर लगातार बुलिश होते दिख रहे हैं। आप कहां खरीदारी करना चाहेंगे और क्या इस गिरावट में सही मौका है कैपिटल गुड शेयर खरीदने का? आई थिंक लार्सन एंड टूब्रो में आपने सही कहा कि हालांकि नंबर्स थोड़े बॉटम लाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन ऑर्डर इनफ्लो उनका काफी अच्छा था। इनफैक्ट 15-16% की ऑर्डर बुक इनटेक ग्रोथ की वो FY16 की बात कर रहे हैं। मुझे लग रहा है अनिल जी, आई थिंक इवन एट द करंट लेवल अगर कोई थोड़ा सा मीडियम लॉन्ग टर्म व्यू लेके काम करता है तो L&T में डेफिनेटली मैं इन्वेस्ट करने की राय दूंगा। आई थिंक ऑन डिक्लाइंस वापस स्टॉक अट्रैक्टिव होता है। मेरे ख्याल से BHEL में थोड़ा सा रुकना चाहिए क्योंकि BHEL में अभी भी ऑर्डर बुक इनफ्लो इतना बड़ा नहीं है और दिक्कतें शायद 1-2 क्वार्टर्स के लिए रहेगी। आई थिंक क्लियरली थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोथ मेरे ख्याल से L&T विल बी मोर अट्रैक्टिव। और जिस तरह से हमने देखा कल वेदांता और केन का विलय का अनाउंसमेंट आया, सबको एक्सपेक्टेशंस थी कि एक पर एक का शेयर दिया जाएगा, यानी एक वेदांता का शेयर मिलेगा केन के शेयर होल्डर्स को जिनके पास एक शेयर है, साथ में एक रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर भी दिया जा रहा है 10 रुपए के फेस वैल्यू का। अविनाश, कैसे देखते हैं आप इस घोषणा को जो कल हुई है और आपका क्या मानना है? LIC और केन PLC इसको हरी झंडी देगा, बड़े शेयर धारक हैं? मेरे ख्याल से क्लियरली इन दोनों इन्वेस्टर्स का काफी बड़ा रोल रहेगा ये एक मर्जर के लिए, क्योंकि क्लियरली हमने देखा है कि 1:1 का रेशियो जो एक्सपेक्टेड था वो आ गया है। जो प्रेफरेंस शेयर इन्होंने दिया है 10 रुपए का जो 7.5% कूपन वाला है वो दरअसल 18 मंथ का है और इसमें कोई बड़ी अपसाइड ऐसी लग नहीं रही है। आई थिंक क्लियरली मर्जर वेदांता के बेनिफिट के लिए हुआ है क्योंकि वेदांता काफी बड़ी डेट के ऊपर बैठी है और मर्जर के बाद क्लियरली इनकी जो कंसोलिडेटेड डेट इक्विटी होगी, क्लियरली इनको जो लिवरेज मिलेगा वो मेरे ख्याल से फायदेमंद रहेगा। केन के लिए मेरे ख्याल से शायद थोड़ा सा बाउंस आज आपको देखने को मिले क्योंकि अपार्ट फ्रॉम 1:1 जो प्रेफरेंस शेयर मिला है उसमें 7.5% का कूपन है, बट लॉन्गर टर्म में वेदांता विल बेनिफिट। मुझे लग रहा है कि केन इंडिया के शेयर होल्डर्स को शायद मर्जर वाज द ओनली ऑप्शन क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप एंटिटी वेदांता थी, तो आई वुड से दैट वेदांता के शेयर में लॉन्गर टर्म वैल्यू बन सकता है। केन में मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल पे आई थिंक निकलना ही उचित रहेगा। लेकिन तकनीकी तौर पर चार्ट्स की सिचुएशन क्या है? मानस, कितनी तेजी हो सकती है वेदांता के स्टॉक में और केन इंडिया के स्टॉक को कैसे ट्रेड करेंगे? इन दोनों शेयरों के चार्ट्स देखकर बताएं आप। देखिए, दोनों शेयरों के चार्ट तो अभी भी वीक है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टेक्निकली लोअर टॉप लोअर बॉटम दोनों ही चार्ट्स दिखा रहे हैं और मैं समझता हूं कि स्पेशली वेदांता की बात करें तो जब तक स्टॉक 192-195 के लेवल्स ब्रेक ना करे, उसके ऊपर ना जाए, तब तक यहां पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। उसके ऊपर अगर जाता है तो डेफिनेटली वहां पर आप लॉन्ग बना सकते हैं इस उम्मीद में कि आने वाले टाइम में स्टॉक 225-230 के लेवल्स टेस्ट करेगा। बट करंट लेवल्स पे तो आई थिंक दोनों ही अवॉइड करने चाहिए, कोई दोनों में ही वीकनेस अभी भी दिखती है। ऑलराइट, चलिए वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की चर्चा करेंगे। मानस और अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं शो में, आप भी देखते रहिए। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। मानस जायसवाल, अविनाश कुलश्रेष्ठ हमारे दो एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। हमने देखा था शुक्रवार को तेज गिरावट देखने को मिलती IT शेयरों में, इन्फोसिस, TCS जैसे स्टॉक्स पीटे थे जब खबरें आई थी कि US की जो सरकार है वो इन्वेस्टिगेट करेगी H1B वीजा के जो नियम है उनका उल्लंघन किया है भारतीय IT कंपनियों ने, और आप देखिए तेज प्रेशर देखने को मिला था इन शेयरों में। अविनाश, आप कैसे पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि अब अमेरिका में भी इलेक्शंस होने वाले हैं और इलेक्शन से पहले इस तरह की नॉइजेस जरूर सुनने को मिलेंगी। क्या यहां से ये शेयर इन खबरों के चलते और अंडर परफॉर्म कर सकते हैं या आपको लगता है करेक्शन में खरीदारी करने के बेहतरीन मौके हैं? ये चिंताएं पहले भी कई बार आकर जा चुकी हैं।
नहीं हेमंत, आपने सही कहा कि इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं तो क्लियरली ये आवाजें मार्केट्स में आ रही है। क्लियरली अगर वीसा का प्रॉब्लम होता तो यूएस जैसे स्ट्रांग रेगुलेटेड मार्केट्स में हमको पहले से ये दिक्कतें देखने को मिलती है। आई थिंक क्लियरली कंपनीज ने भी क्लियरली कंफर्म किया है कि ऐसे कोई वीसा रिलेटेड इश्यूज नहीं है। बोथ इन्फोसिस और टीसीएस ने रिकॉर्ड पे कहा है कि कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं है। मैं समझता हूं कि मार्केट शायद ऑलरेडी वीक है, सेंटिमेंट में नेगेटिव न्यूज ऑल तेजी से इम्पैक्ट करती है। तो क्लियरली ये न्यूज का मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ा इंपैक्ट होगा अर्निंग्स पे या इनके बिजनेस आउटलुक पे, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका जहां पे दोनों कंपनीज को काफी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। मुझे लग रहा है कि खरीदारी करनी चाहिए। अगर लॉन्गर टर्म विंडो है साल डेढ़ साल का तो डेफिनेटली ये दोनों ही फ्रंटलाइन कंपनीज है। आज इन्फोसिस एक्स बोनस होगा, टीसीएस में भी जो 2-3% की गिरावट देखी है, मुझे लग रहा है कि क्लियरली इट वुड बी ए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी जिनको लंबा इन्वेस्टमेंट करना है और अपने पोर्टफोलियो में ये दोनों शेयर्स इंक्लूड करना है। तो आई वुड से दैट दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अ गुड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए आज से इन आईटी शेयरों में पैसा लगाने का एक मौका बन सकता है। लेकिन टाटा पावर और रिलायंस इंफ्रा दो स्टॉक है मानस जो एक्शन में रह सकते हैं। आज से 6% बिजली महंगी होने जा रही, दाम बढ़ाए इन्होंने नई दिल्ली में। हालांकि वहां की सरकार विरोध कर रही है, डीआरसी में जाने की तैयारी भी है, लेकिन एक बार की तो दाम जो बढ़ते दिख रहे हैं, क्या आपको लगता है स्टॉक्स में उछाल हो सकता है? और यदि होगा तो कितना? और फिर ऐसे में उछाल में क्या बिकवाली करने का या शॉर्ट करने का मौका दिखता है या खरीदारी करेंगे आप? देखिए, टाटा पावर की अगर बात करिए तो हम काफी समय से लोअर टॉप लोअर बॉटम्स देख रहे हैं, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप 2013 से देखिए तो करीब 80 रुपए के आसपास, 65 रुपीज के आसपास स्टॉक ने काफी बार सपोर्ट लिया है और वहां से हमने रिकवरी भी देखी टाटा पावर में काफी बार। और अगर आप देखिए तो फ्राइडे के सेशन में ही 70 रुपए के लोज बनाने के बाद हमने रिकवरी देखी है। बट फिर भी मैं समझता हूं कि 50 डे मूविंग एवरेज जो कि 75 के आसपास है उसको ब्रेक होने का इंतजार कर लें। अगर 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले स्टॉक तब तो आप वहां पर लॉन्ग करें, अदरवाइज वेट करना बेहतर आइडिया है टाटा पावर में। बट रिलायंस इंफ्रा तो क्लियरली वीक दिखता है चार्ट पे, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स क्लियरली दिखते हैं। एक होप जरूर है 350 के आसपास, बट पैटर्न को देख के ऐसा लगता है कि शायद आने वाले टाइम में 350 के लेवल्स भी ब्रेक होंगे और स्टॉक कहीं ना कहीं 330-325 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो यहां पर तो बिल्कुल अवॉइड करने की सलाह। और कोई भी उछाल छोटा मोटा आता है जहां पर स्टॉक 370-375 के लेवल्स टच करे तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी और लॉन्ग पोजीशन 385 के ऊपर ही बनाए। चलिए, इसके अलावा पीएसयू बैंकिंग शेयरों पर भी नजर होनी चाहिए। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और आईडीबीआई बैंक। दरअसल एमडी और सीईओ पद के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है इन 5 पीएसयूज की आज से शुरू हो गई है। 2 दिन की प्रोसेस है। अविनाश, इन कंपनियों के इन बैंकों के ऊपर एक तरह से कहिए एमडी और सीईओ नहीं थे और सरकार ने अब तेजी से काम करके इनको लाने की कोशिश हो रही है। हो सकता है इसी हफ्ते इनका अनाउंसमेंट भी हो जाए। ये बताइए, आपको इन शेयरों में कोई शेयर पसंद है? मैं एक बार फिर से नाम लेना चाहूंगा, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और आईडीबीआई बैंक। आई थिंक इन बैंकों में से बैंक ऑफ बड़ौदा डेफिनेटली काफी बड़ा फ्रंटलाइन पीएसयू बैंक है। और जैसे आपने बात की कि इन हफ्ते इनके चेयरमैन वापस नए चेयरमैन सिलेक्ट हो जाएंगे, मुझे लग रहा है जो कोर इशू इन पीएसयू बैंकों का है वो एसेट क्वालिटी का है और लोन ग्रोथ का जिस प्रकार का नंबर आया है करीबन अभी भी सिंगल डिजिट में है। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे कोई इमीडिएट प्रभाव पड़ेगा। मेरे ख्याल से हेडलेस बैंक्स थे, लेकिन अभी कोई सीईओ आता है तो डेफिनेटली इसमें अच्छी बात है। लेकिन लॉन्गर टर्म मैं समझता हूं कि जब तक पूरे मैक्रो नंबर्स सुधार नहीं होते तब तक मेरे ख्याल से ये बैंकों का अंडर परफॉर्मेंस जारी रहेगा। आई थिंक क्लियरली थोड़ा सा समय इन्वेस्टर्स को इन पीएसयू बैंकों से दूर ही रहे तो ये अच्छी बात रहेगी। ओके, फिलहाल दूर रहे पीएसयू बैंक से, ये फंडामेंटल राय आती हुई दिख रही है। लेकिन वायदा कारोबार की राय क्या है बैंक्स पे और बैंक निफ्टी पर, जहां पर दिखा जबरदस्त एक्शन शुक्रवार के सेशन में? ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जुड़ेंगे फॉर्च्यून इक्विटी ब्रोकर्स के आशीष चतुर्मुता वायदा कारोबार की रणनीति के साथ। और इस बीच देखिए एसजीएक्स निफ्टी फिर से फिसलता हुआ 25 अंकों का नुकसान इस वक्त आपको नजर आएगा। तो कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है भारतीय बाजारों में। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं यहाँ पर मानस जायसवाल और अविनाश गोरक्षकर, और वायदा कारोबार की रणनीति के लिए हमारे साथ फॉर्च्यून इक्विटी ब्रोकर्स के आशीष चतुर्मुता भी शामिल हो चुके हैं। आशीष, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर पहले आपकी राय, क्योंकि आज फिर से कमजोर शुरुआत के संकेत हैं और एक तरफ शुक्रवार के सेशन में जो कुछ भी रिकवरी दिखी पूरी क्रेडिट बैंक निफ्टी को, तो अब आज बैंक निफ्टी क्या होगा? मजबूती दिखाएगा या ज्यादा कमजोर होगा? ये बड़ा सवाल है।
गुड मॉर्निंग अनिल जी। देखिए ओवरऑल ट्रेंड सभी चाहे निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों की बात करें वो वीक बना हुआ है और जिस तरह से हमने देखा है कि लास्ट कुछ दिनों में जितनी भी रिकवरीज इंट्राडे के अंदर में हम देखने को मिली है वो आने वाले दिनों के अंदर में वाइप आउट हो जाती है और ये प्योरली एक शॉर्ट टर्म पुल बैक्स हम देख रहे हैं जो बाजार के अंदर में आ रहे हैं क्योंकि कोई बड़ी सिग्निफिकेंट पोजिशंस इस पुल बैक के अंदर में हमें देखने को नहीं मिल रही और जनरली ये पुल बैक लास्ट आवर ऑफ ट्रेड में आते हैं जो क्लियरली एक शॉर्ट कवरिंग को इंडिकेट करते हैं बट जनरली ओवरऑल पोजीशन का जो बिल्डअप है वो शॉर्ट साइड पे बना हुआ है। जहां तक कि निफ्टी का सवाल है 8050 एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट जोन था जिसको ये ब्रेक कर चुका है और उसके नीचे की एक सस्टेन क्लोज डेफिनेटली शॉर्ट्स को एक अपर एंड देगी और जिसके चलते मुझे लगता है कि अब जब तक 8050 के लेवल डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस पे नहीं देखने को मिलते तब तक कोई भी पुल बैक शॉर्ट लिव्ड रहेगा। ऑन डाउन साइड 7850 7800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि 7800 के आसपास एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्ट राइटिंग है तो मैं समझता हूँ सबसे पहला टारगेट 7800 तक हमें देखने को मिल सकता है। उन लेवल्स के आसपास शायद थोड़ा सपोर्ट बाजार को शॉर्ट टर्म के अंदर में देखने को मिले। जहां तक कि बैंक निफ्टी का सवाल है अगेन मुझे लगता है कि एक क्लियर डाउन साइड का ट्रेंड बना हुआ है। पीएसयू बैंक्स के अंदर में एक मेजर शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है और अब तक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी जैसे कि कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक या यस बैंक वो अब लास्ट 2-3 दिनों के अंदर में उसके अंदर भी एक वीकनेस क्लियरली विजिबल नजर आ रही है जहां पर पे अच्छा खासा शॉर्ट्स का बिल्डअप हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है प्राइवेट और पीएसयू दोनों ही बैंकिंग स्पेस के अंदर में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिलेगी जो इन स्टॉक्स को 5 से 7% करंट लेवल से नीचे दिखा सकते हैं। राइट, चलिए ये बताइए मानस, ग्लेनमार्क फार्मा के चार्ट्स आपको कैसे लग रहे हैं? अभी अभी खबर आई है कि इनकी 2 दवाओं को 2 टैबलेट्स को यूएसएफडीए की मंजूरी मिली है। चार्ट्स पर कैसा लग रहा है ये शेयर? हमने देखा था शुक्रवार को करीब 1.5% की मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई थी। देखिए काफी फार्मा स्टॉक्स ने पिछले 2 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं बट पिछले करीब 2 मंथ में ऐसा लगा है कि काफी फार्मा स्टॉक्स ने रिवर्सल दिखाया है बट ग्लेनमार्क फार्मा में अभी भी आपको हाई टॉप्स हायर बॉटम्स दिखेंगे और शायद आने वाले टाइम में भी बेहतर रिटर्न्स देखने को मिलेंगे क्योंकि ऐसा लगता है कि जो 925 का रेजिस्टेंस बना हुआ है वो शायद आने वाले टाइम में ब्रेक होगा और अगर ऐसा होता है तो जो नेक्स्ट टारगेट आते हैं ग्लेनमार्क फार्मा के वो 1070 1080 की रेंज में आते हैं। तो बिल्कुल अगर किसी का निवेश है तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। 100 डे मूविंग एवरेज पे पिछले दिनों स्टॉक ने सपोर्ट लिया है तो अपना स्टॉप लॉस 820 के नीचे जरूर लगाएं। कावेरी सीड्स इस काउंटर पर आपसे राय लेना चाहता हूं आशीष, क्योंकि वायदा कारोबार में नया खिलाड़ी एंटर हुआ है और आज खबरें आ रही कि यहाँ पर आरबीआई की तरफ से इनकी एफआई लिमिट 49% करने को मंजूरी मिल गई है। क्या लगता है स्टॉक पर कोई एक्शन हो सकता है? पॉजिटिव साइड पर क्या करना चाहिए? देखिए जी, जब से स्टॉक एफ&ओ में इंक्लूड हुआ उसके बाद में एक सेल ऑफ इसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। काफी वीकनेस स्टॉक के अंदर में परसिस्ट कर रही थी जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि काफी शॉर्ट्स बिल्डअप थे। अगर से आज कोई पॉजिटिव न्यूज फ्लो के चलते इस स्टॉक के अंदर में 2 से 3% की रिकवरी इनिशियली कुछ देर में हमें देखने को मिले तो डेफिनेटली एक स्ट्रांग शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर देखने को मिल सकती है बट प्योरली मुझे लगता है शॉर्ट टर्म ट्रेड की नजर से इसको देखना चाहिए जिसके अंदर में कल के जो लोज है उसको एक स्टॉप लॉस रख के फ्राइडे के लोज को एक स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। ऊपर में 830 840 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल रहेगी। मानस, यस बैंक के चार्ट देखकर बताइए ये आपको कैसे लग रहे हैं? Q1 के जो एडवांस टैक्स के नंबर्स हैं सूत्रों के हवाले से जो बाहर आए हैं उसमें पता चल रहा है कि 125 करोड़ रुपए के सामने 170 करोड़ रुपए इन्होंने एडवांस टैक्स भरा है। 15 तारीख है, काफी सारे नंबर्स और भी आएंगे लेकिन ये पहला नंबर है जो हमारे सामने इस समय आ रहा है। यस बैंक का प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग शेयरों ने अच्छा प्रदर्शन भी दिखाया है पिछले कुछ दिनों में। ये शेयर कैसा लगता है आपको चार्ट्स पर? देखिए बहुत क्लियरली आउट परफॉर्मेंस देखा गया था प्राइवेट बैंकिंग में। काफी प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स गिरे नहीं थे जिस तरह पीएसयू बैंकिंग में गिरावट देखने को मिली थी, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, यस बैंक हो। और ये मेरा तो पसंदीदा स्टॉक है ही इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हम आपका नजरिया 12 से 15 महीने का हो तो। लेकिन जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद प्राइवेट बैंकिंग में जो स्टॉक्स अभी तक गिरे नहीं थे वो अब तैयार है एक करेक्शन को। और स्पेशली एक्सिस बैंक की बात करेंगे जब स्टॉक ने अपना 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक किया है और ऐसा लगता है कि शायद यहां से गिरावट अभी और बढ़ेगी। स्टॉक कम से कम अपना 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 750 के आसपास है वो टेस्ट कर सकता है। तो खरीदारी जरूर करें प्राइवेट बैंकिंग में, बहुत ही बढ़िया स्पेस है लॉन्ग टर्म के लिए बट यहां पर नहीं, थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर लें। शायद 7-8% का करेक्शन आएगा प्राइवेट बैंकिंग में तो वहां पर खरीदारी करें। चलिए वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हाजिर करेंगे प्री ओपनिंग सेशन, लेकर आएंगे पहला सौदा, बताएंगे आपको करेंसी मार्केट आज किस तरह से खुल रहा है।